सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मेटल एंड मेटलर्जी का नेक्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आपकी जो भी विशेष है गॉड वो आपकी पूरी करे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे और आप फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है अटेंड करो। मेरी तरफ से यही दुआ है आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि मेटल जो होता है किस तरीके से अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या क्या चीजें बनाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन जो है कर लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब अगर जो मेटल्स जो होते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखो, वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम लिथियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करते हैं और काफी हाई अमाउंट में क्या करते हैं, हीट जो है रिलीज करते हैं। Therefore, the reaction between these metal are water are exothermic। अब यहाँ पर देखो, जब मेटल और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखो मेटल प्लस वाटर, तो ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब देखो एक्सोथर्मिक होता क्या है, देखो दो टर्म आप पढ़ोगे, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीट होता है बाहर से हीट आने के कारण। इन मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर से या कहीं से अगर हीट किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, आ रही है, उसके कारण से रिएक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से जो हीट है ये हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जब मेटल और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां से हमेशा क्या होता है, हीट जो है बाहर निकलता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल और वाटर के रिएक्शन को जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, सोडियम और वाटर जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, प्लस यहाँ से हीट भी क्या हुआ, बाहर जो है निकला है। तो ये तो हो गई हाईली रिएक्टिव की बात। अब देखो लेस रिएक्टिव में क्या होता है, less reactive metal like magnesium react briefly with cold water but reacts rapidly with the steam or hot water to give magnesium hydroxide and the hydrogen gas। अब मैग्नीशियम की जो होती है वो डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर मतलब जैसे जब मैग्नीशियम को आप ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आप इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये क्या करेगा, काफी तेजी से रिएक्ट करता है और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ ही साथ वहां से हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करता है। और ये जो द हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म्ड स्टीज टू द सरफेस ऑफ द अनरिएक्टेड रिमेनिंग मेटल which is as the result start floating on the surface। और ये जो हाइड्रोजन गैस जो होता है, वो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मैग्नीशियम के मेटल के उस वाले हिस्से पर जाकर चिपक जाता है जो हिस्सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, और फिर वो जो पूरा का पूरा जो मैग्नीशियम का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो फ्लोट करने जो है लगता है। मेटल सच एस एल्यूमिनियम जिंक लेड रिएक्ट नाइदर विद कोल्ड वाटर नॉर विद द हॉट वाटर। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो याद रखना, एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही जो है क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ जो है रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद स्टीम टू फाइव मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, ये जो है स्टीम के साथ ही क्या करते हैं, रिएक्शन जो है करते हैं, ठंडे पानी वगैरह के साथ नहीं करते। जैसे कि एल्यूमिनियम और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये गैस है, मतलब H2O मतलब वाटर है, वाटर का वेपर फॉर्म है। तो ये याद रखना, ठंडे पानी गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये जो 3H2O है ये एक्चुअल में भाप है, स्टीम है। तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। उसी तरीके से जो आयरन होता है वो भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस जो है क्या करता है, प्रोवाइड जो है करता है। मेटल सच एस गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा जो गोल्ड हो गया, जो सिल्वर हो गया, जो कॉपर हो गया,
ये नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर के साथ जो है रिएक्शन जो है नहीं करते, याद रखना है। तो एल्यूमिनियम और जो जिंक होता है, ये एल्यूमिनियम और जिंक दोनों, और लेड भी, तीनों एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ना तो ठंडे पानी के साथ करेंगे ना ही गर्म पानी के साथ करेंगे, लेकिन ये स्टीम के साथ करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये वाटर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन जो है नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड। अब एक एक करके हम लोग देखते जा रहे हैं कि किस किस तरीके से जो है क्या चीज चेंज हो रही है। और ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखना, कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, और क्या चीज प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर सकता है, दे सकता है। आगे देखो, वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोवाइड करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो अब लिखते हैं हम लोग। देखो, जो मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम क्या होता है, HCl। जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा MgCl2 और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो अब रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ कितने क्लोरीन है, 2। तो यहाँ पर, यहाँ नीचे तो 2 क्लोरीन नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2HCl। तो 2 मोल ऑफ HCl जब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये हमको देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो हो गया पहला रिएक्शन। फिर उसके बाद देखो दूसरा रिएक्शन क्या होगा, जो जिंक है, जब जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो जिंक प्लस HCl, तो ये भी सेम देगा क्योंकि इसकी भी वैलेंसी सेम होती, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देगा, यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद आयरन, आयरन का जो रिएक्शन है Fe, इसको जब HCl के साथ कराएंगे तो ये देगा आपको Fe2 FeAl2 और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस जो है निकलेगा। इसको एक बार आप कंफर्म करके एक बार देख लेना, आपके पास जो सोर्स होगा, जो आयरन जो होता है, आयरन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो FeCl2 ही बनता है, फेरस क्लोराइड ही बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना रिएक्शन को, ये आयरन वाला, बाकी दोनों तो कंफर्म है। अब आगे देखो, डू ऑल मेटल रिएक्ट्स इन दिस मैनर, reactivity towards the acid decreases as we go down the activity series from the most reactive metal to the least reactive metal। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आंसर है नहीं। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते जाओगे, एसिड के साथ रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी इनकी होती है वो कम होने लगती है। जैसे सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है, लिथियम, फिर उसके नीचे पोटेशियम, फिर ये जितने भी होते हैं ये अच्छे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाओगे, गोल्ड के पास, सिल्वर के पास, तो ये एसिड के साथ उतना रिएक्शन जो है नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया, ये एसिड के साथ जनरली रिएक्शन जो है नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आया, देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आ गया ये चीज तो मैं आपको समझा देता हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी और रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड का मास और प्रोडक्ट के साइड का जो मास होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो रिएक्टेंट्स में जितने भी मास होंगे, अच्छा बाय द वे रिएक्टेंट्स क्या होता है ये भी आपको डाउट होगा, तो देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अब इनके रिएक्टेंट्स के कारण जो नई चीजें बनती है, न्यू बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मतलब पार्टिसिपेट करने वाले, प्रोडक्ट मतलब बनने वाले। तो रिएक्टेंट के साइड का मास और प्रोडक्ट के साइड का जो मास होता है वो कैसा होता है, सेम जो है रहता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखो कॉपर रिएक्ट्स विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड द वाटर। ये जो कॉपर होता है ये नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कॉपर नाइट्रेट देता है और 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और 2 मोल ऑफ वाटर जो है ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे देखो, गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट्स ओनली विद द एक्वा रेजिया। अब देखो यहाँ पर एक्वा रेजिया के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है, गोल्ड रिएक्ट करता है और प्लेटिनम जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे मेटल हैं
जो कि एक्वा रेजिया के साथ जो है क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब देखो एक्वा रेजिया क्या होता है, 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 HCl होगा और 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्वा रेजिया जो है बोला जाता है। और एक्वा रेजिया में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं के साथ जो है रिएक्शन करते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। ये जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो देखो कैल्शियम जो होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखो तो कैल्शियम प्लस वाटर। तो कैल्शियम और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आप इसको बैलेंस करो तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए। यहाँ पर ब्रैकेट में O है और यहाँ 2 है मतलब 2 ऑक्सीजन भी, यहाँ पर O है ना, तो ब्रैकेट के अंदर में O है और बाहर में 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर डाल दो 2। तो यहाँ पर आ गया कैल्शियम और 2 मोल ऑफ H2O रिएक्शन करके क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई। अब उसके बाद आगे देखो, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है, हॉट वाटर के साथ। तो जब आयरन जो है Fe ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ऊपर में एक रिएक्शन दिया हुआ था, आप उसमें से देख सकते हो कि किस तरीके से वो जो है ये वाला रिएक्शन Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा, तो ये वाला रिएक्शन को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो what gas is formed when aluminium metal reacts with the dilute hydrochloric acid। तो देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखना यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, ये भी ऊपर में दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम जो होगा जब वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Al2Cl3 बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर 3 2 जार, यहाँ भी आपको 3 डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है बनेगा। तो आप इसको क्या करना, बैलेंस करना जो है सीख लेना, किस तरीके से बैलेंस होता है करके। तो ये जनरली मैंने इक्वेशन आपको बता दिया, रफली ऊपर में भी दिया हुआ है, देख लेना। उसके बाद देखो व्हाट इज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया अभी हमने पढ़ा 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 नाइट्रिक एसिड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया जो है हम लोग इसको बोलते हैं। अब उसके बाद आगे देखो, अच्छा चलो इस रिएक्शन को मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप ऐसे ही बता दे रहे हो करके। तो देखो एल्यूमिनियम और यहाँ पर है हमारे पास HCl। तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Al2 सॉरी Al बनाएगा और Cl3 बनाएगा, Al और Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और एक क्लोरीन की होती है -1, तो यहाँ पर बनेगा AlCl3। अब यहाँ पर जब 3 हो गया, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो यहाँ पर तो 2 मोल हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, तो आप 3 क्लोरीन को कैसे बैलेंस करोगे, तो देखो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा आपको 6, जिससे आप क्या कर सको, यहाँ पर डाल सको 3। तो 3 2 जार हो गया 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हो गया 6 क्लोरीन, तो 6 क्लोरीन तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर करो 2 लगा दो, तो 2 लगा दी, इसका मतलब 3 2 जार हो गया क्लोरीन 6, लेकिन एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर डाल दो 2। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसे ही निपटा देते हो करके, तो ऐसा नहीं है, रिएक्शन में को आते हैं, ठीक है। आप उसको, मैं सोच रहा था कि चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। Now we will see how different metals are obtained, how they can be protected from the environmental factors, and how they can be mixed with the other metal to increase their usefulness। अब देखो अभी तो हमने सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि इस मेटल की प्रॉपर्टी ये होता है, ये इस गैस के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, दुनियादारी हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये मेटल्स हमको मिलते कैसे हैं, या इसको हम लोग अगर मिलते हैं तो इन्वायरमेंट के इफेक्ट से इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखो उसी में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्यूरेंस ऑफ अ मेटल्स। मेटल्स के ऑक्यूरेंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर हमको मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो मेटल्स आर यूजुअली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जितने भी मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हमको क्या होते हैं, अर्थ के क्रस्ट पर ही मिलते हैं। Some metals occur in the free state and others in the combined state। उसमें से कुछ जो होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में जो है मिलते हैं।
Generally, metals which lie low in the reactivity series, such as gold, platinum, are found in the free form, and whereas the more reactive metals react with the other elements to form the compounds and are found in the combined form. अब देखो, जो हमारे पास मेटल्स मिलते हैं जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ज्यादा नीचे होते हैं, वो फ्री फॉर्म में हमको मिलते हैं, और जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा किसी न किसी दूसरे इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स्ड होकर कंबाइंड फॉर्म में जो है हमको मिलते हैं। सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट whose chemical composition is fixed and whose physical properties can be estimated are known as minerals। तो ऐसे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नेचुरली हमको अर्थ के क्रस्ट पर मिलते हैं और जिसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मिनरल्स, तो आप क्या डिफाइन करोगे? मिनरल्स आर सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट एंड हुज केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी फिक्स्ड। ऐसा आप लिख के छोड़ सकते हो। तो नेचर में या अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाने वाला ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स्ड होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी का प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मिनरल्स। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स, और जो मेटल्स जो होते हैं वो कहां से आते हैं? इन्हीं मिनरल्स से जो है ये आते हैं। मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड फ्रॉम विच द मेटल कैन इजीली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मतलब मिनरल से ही कुछ चीजें जो होती हैं वो निकल कर क्या बनती हैं? मेटल्स बनती हैं। तो किसी मिनरल्स को आप मेटल कब बोलोगे? जब किसी मिनरल में उसकी परसेंटेज जो होगी वो हाई होगी और उसमें क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो काफी अच्छी होंगी और उसमें इम्प्योरिटीज कम होंगी। तो ऐसा मिनरल जिसमें क्या होगा? इम्प्योरिटीज कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल जो है हम लोग बोलेंगे। और वो जो मेटल जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहां से? ओर से। तो मिनरल्स को मेटल बनाने के लिए हम लोग जिस जगह से उसको निकालते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा ओर्स कहलाता है। जैसे आप बोलते हो खदान बोलते हो ना, जैसे कोयला का माइंस होता है वगैरह, उसी तरीके से ओर्स भी जो है होता है। यूजुअली मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स जो होते हैं जनरली हमको अलग अलग रॉक्स के नीचे जो है हम लोगों को मिलते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट द ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो देखो, सारे के सारे जो ओर्स होते हैं ना वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ओर्स कब होता है? जब किसी मिनरल में हाई परसेंटेज हो और लेस परसेंटेज ऑफ क्या हो? इम्प्योरिटीज हो। अब यहाँ पर देखो, कुछ मेटल्स के ओर्स जो है हमको दिए हुए हैं। जैसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो हमको ओर मिलते हैं उसमें किसके किसके मिल आते हैं? हेमेटाइट मतलब आयरन का, मैग्नेटाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया एल्यूमिनियम का, कैसेटराइट हो गया, ये यहाँ पर जो है ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब ये मिनरल्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में जो है हमको मिलते हैं। कुछ और भी होते हैं जैसे कि जो कार्बोनेट के साथ मिक्स्ड होते हैं, जैसे डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कैलामाइन हो गया, ये सब कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि सल्फाइड के फॉर्म में मिलती हैं, जैसे आयरन पायराइट हो गया, उसके बाद कॉपर पायराइट हो गया और सल्फेट हो गया। जैसे कुछ जो होते हैं सल्फेट के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो सल्फेट के फॉर्म में जो है हमको मिलता है। इसके अलावा आगे देखो, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखो, छत्तीसगढ़ इज रिच इन द मिनरल्स। जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मिनरल्स के फॉर्म में क्या है? काफी ज्यादा रिच है। एंड होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेशनल मिनरल्स प्रोडक्शन। और हमारे इंडिया के जो मिनरल्स प्रोडक्शन है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। इन ऑल 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में 28 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो है हमको मिलते हैं। इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर टीन विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिनरल इज फाउंड। पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर टीन जो है मिलता है। टीन एक मेटल। द इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन द छत्तीसगढ़ आर शोन इन द टेबल। अब देखो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसे जो हेमेटाइट है ये मिलता है दंतेवाड़ा में, बस्तर में, कांकेर में, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम। कबीरधाम मतलब बाय द वे कवर्धा जिसको बोलते हैं। उसके बाद बॉक्साइट जो होता है सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम में मिलता है।
लाइमस्टोन जो होता है रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो गोल्ड मिलता है रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में जो है मिलते हैं। इसके अलावा देखो एस्बेस्टॉस जो होता है रायपुर, बस्तर, सरगुजा, जसपुर में जो है मिलता है। तो बेसिकली जो बस्तर वाला जो संभाग है, बस्तर वाला जो एरिया है ना, वो बस्तर वाला एरिया बेसिकली मिनरल्स के लिए क्या है, काफी ज्यादा रिच है। वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स जो है हमको मिलते हैं। अब आगे देखते हैं मेटलर्जी क्या होती है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। जो हमको ओर से जो चीजें मिलती हैं, उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्योंकि ओर से जो चीजें हमको मिलती है उसमें क्या होती है, काफी सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो उसको इंप्योरिटीज को अलग करके प्योर मेटल के फॉर्म में उसको लेके आना क्या कहलाता है, मेटलर्जी जो है कहलाता है। और इसको अलग करने के मतलब मेटलर्जी के जो पार्ट्स होते हैं या इंप्योरिटीज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो तीन तरीके से होता है। देखो सबसे पहले डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब आप ऐसा नहीं कि आपके घर के किनारे एक थोड़ा सा कोयला मिल गया इसका मतलब आप वहां पर ओर बनाना चालू कर दोगे। तो सबसे पहले जो है मेटलर्जी स्टैब्लिश करने के लिए ये चीज देखा जाता है कि जहां पर जो ओर है उसमें कंसंट्रेशन कितना है। अगर हम लोग खदान बनाएंगे, कोयला खदान या किसी भी चीज का, तो वहां पर कितना ज्यादा अमाउंट में हमको रॉ मटेरियल मिल सकता है। तो सबसे पहले चीज ये होता है। सेकेंड चीज हमारा क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वहां पर माइंस लगाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अगला है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो हमारा मेटल है उसका प्यूरिफिकेशन जो है हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो मेटलर्जी में ये तीन पिलर्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ मेटलर्जी, तो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये जो तीन होते हैं, ये तीन हमारे क्या हैं, मेटलर्जी के जो है मेन पिलर्स हैं। Depending on the type of metal and the type of ore, different techniques are used for the extraction of the metals. अब कहाँ पर मिल रहा है, ओर का साइज कैसा है, मेटल कौन सा है, इस तरीके से किस टाइप का मटेरियल हमको मिलना है, तो अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर इसको अलग करने का हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो है होता है। किस टाइप के मेटल को हमको किस तरीके से अलग करना है, किस टाइप के मेटल को हमको किस तरीके से सेपरेट करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। तो एक एक मेथड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी मेथड जो है अगले में जो है वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। Ores obtained from mines are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. called the gang। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग बोलते हैं। मतलब टेक्निकल टर्म इसका क्या होता है, गैंग होता है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं उसके पास जो इंप्योरिटीज जो मिली हुई होती है, उसमें कौन कौन इंप्योरिटीज होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब इंप्योरिटीज जो होती है, और इन सब इंप्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग जो है बोलते हैं। The impurities must be removed from the ore prior the extraction of the metal। तो एक्सट्रैक्शन करने का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है वो क्या होता है, इन्हीं इंप्योरिटीज को क्या करना, रिमूव करना होता है। दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। जिस ओर में क्या होगा, इंप्योरिटीज कम होगी, हम लोग बोलेंगे कि उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा हाई है। और जिसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होगी हम लोग बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो एक मेथड है जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है, देखो when there is a large difference in the densities of the ore and the gangue material, their gravity separation method is used for the concentration of ore। अब याद रखना ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमको एक ऐसा ओर मिलता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक प्योर है और एक इम्प्योरिटीज है, और दोनों की डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तब उस समय हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि जो राइस होता है, जो चावल होता है, जो खराब चावल होता है, या कोई जैसे पीनट्स हो गया, मूंगफली हो गया, राइस हो गया, इसमें जो खराब जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हम लोग पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद जो राइस जो खराब रहता है, जिसमें जो अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती है, वो क्या होता है, वो जो राइस होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो अच्छी होती है वो सब क्या होते हैं, नीचे जाके जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनमें डेंसिटीज का डिफरेंट होता है
वहां पर हम लोग सेपरेशन करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का जो है यूज करते हैं, और जो हैवी चीजें होती है वो नीचे बैठ जाती है, जो लाइट चीजें जो होती है वो क्या होती हैं, ऊपर जो है उठ जाती हैं। In this, the ore is firstly finally ground, then shaken under the stream of water, which leads to heavier ore particles settling down in the lighter gangue particles floating up the top. यहाँ पर वही होता है, जब हम लोग पानी डालते हैं तो जो हैवी होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जो लाइट होता है वो क्या होता है, ऊपर जो है आ जाता है। These gangue particles are either separated or get washed away by the water, और इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी से जो इसको अलग कर लेते हैं। जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट ऑक्साइड और के लिए इसका यूज जो है करते हैं, जैसे हेमेटाइट वगैरह के लिए जो है इस टेक्निक का यूज जो है हम लोग करते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होगा, हम लोग उस जगह पर यूज करेंगे जहां पर इम्प्योरिटीज और प्योर सब्सटेंस के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पानी जब चलाएंगे तो ज्यादा डेंसिटी वाला जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और हल्की चीज जो होगी क्या हो जाएगी, ऊपर जो है उड़ जाएगी। तो यह है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में देखेंगे। और अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाना, सेफ दिवाली मनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और दिवाली के बाद आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स रहेगा, तो आप वेट करते रहो, वो गिफ्ट आपको बहुत जल्दी जो है मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।